हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो है वो हम कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें ताकि आपको आज की क्लास और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले एक एक की फिगर ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे कि पोएम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किए गए हैं। पहला है सिमली। देखिए मेन जो है, वैसे तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपके लिए यहाँ पर डिस्कस करने वाला। ठीक है, तो ये तो आपने हर हालत में करने ही हैं। ठीक है, तो पहला है सिमली। सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा क्या होता है? एक कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। देखिए दो शब्द हैं यहाँ पर, एज और लाइक। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो चीज़ों के बीच में तुलना करना क्या कहलाता है? सिमली कहलाता है। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। तो एग्जाम्पल देखिए, एज बिजी एज बी, वह इतना व्यस्त है जैसे कि बी, मतलब मधुमक्खी की तरह से। तो यहाँ पर तुलना की गई है उसके बिजनेस की, मतलब उसके व्यस्त होने की, किसके साथ? बी के साथ। तो यहाँ पर तुलना जो की गई है वो एज लगाकर की गई है। ऐसे ही लाइक लगाकर भी तुलना की जा सकती है। तो किसी भी की तुलना करना दो थिंग्स के बीच में, दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, तुलना जब की जाती है तो एज और लाइक लगाकर की गई है, तो उसमें होता है सिमली, जिसको हम कहते हैं उपमा अलंकार। नंबर 2 देखिए, मेटाफर। मेटाफर भी कंपैरिजन ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या उसको समझें। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। ठीक है, एक कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बिटवीन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स। देखो ये भी क्या है? कंपैरिजन है टू थिंग्स के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। बिना एज और लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग किए तुलना करना, डायरेक्ट तुलना करना क्या कहलाता है? मेटाफर कहलाता है। जैसे माई मोम हैज़ ए हार्ट ऑफ गोल्ड, मेरी माँ का जो दिल है वो कैसा है? गोल्ड का है। ठीक है, मोम के हार्ट को किसके समान बताया है? गोल्ड के समान बताया। तो हार्ट और गोल्ड की क्या की गई है? कंपैरिजन की गई, तुलना की गई है। ठीक है, लेकिन इसमें एज और लाइक इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तुलना तो है बिना एज और लाइक के। तो जब बिना एज और लाइक के तुलना की जाती है उसमें अलंकार होता है रूपक अलंकार, जिसको हम कहते हैं मेटाफर। नेक्स्ट पर आते हैं, नंबर 3, पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब होता है मानवीयकरण। ठीक है, मानवीयकरण अलंकार। ये कब होता है? देखिए इसके नाम से ही ये बात क्लियर हो रही है कि पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन माने पर्सन। तो ये किसी मानव के बारे में है। ठीक है, किस तरह से मानव के बारे में है? टू गिव ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ए ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसी भी नॉन लिविंग की, नॉन लिविंग माने जो निर्जीव है। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की क्या देना? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देना, मतलब मानव के गुण प्रदान करना क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। किसी निर्जीव चीज़ को उसके अंदर मानवीय गुण दिखाना पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे माई हाउस इज, मेरा जो घर है, इज ए फ्रेंड, वो क्या है? एक फ्रेंड है। अब आप बताएं कि हाउस क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग? आप कहेंगे तो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो फिर भी इसको कैसा बताया गया है? ए फ्रेंड बताया है। एक फ्रेंड कौन हो सकता है? एक ह्यूमन बींग हो सकता है, कोई भी मतलब जिंदा को हम, मतलब लिविंग बीइंग को हम कह सकते हैं कि ये एक फ्रेंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया है? माई हाउस को एक फ्रेंड बोला है, और फ्रेंड के अंदर हमने ये देखा कि ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को बताने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? पर्सोनिफिकेशन किया गया है, हाउस को एक फ्रेंड की तरह बताया है। ठीक है, तो नॉन लिविंग को एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी में रखना, ह्यूमन बीइंग के जो गुण उसमें दिखाना क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अब उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन दिखाया जाता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन की जो साउंड है उसका रिपीटिशन दिखाया जाता है। किसमें? इन ए फ्रेज,
किसी भी फ्रेज के अंदर या सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, सैली सेल्स सी सेल्स बाय द सी शोर। इन सभी लाइनों में हमने देखा, इन सभी शब्दों में क्या है, से साउंड का रिपीटेशन है। ठीक है, यहाँ पर भी से है, ये यहाँ पर से है, सी में भी से है और शोर में भी से है। ठीक है, तो सभी में कैसा है, से साउंड का रिपीटेशन है। और से क्या अपने आप में एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है उसमें होता है एलिट्रेशन। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है पुनरावर्ती अलंकार, मतलब किसी चीज़ को रिपीट किया गया हो। ठीक है, एनाफोरा कब होता है, रिपीटिंग ए वर्ड और फ्रेज एट बिगनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ ए पोएम। मतलब किसी भी पोएम के प्रत्येक लाइन के शुरू में कोई वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन किया जाता है, उस समय होता है एनाफोरा। जैसे यहाँ पर दिया गया है गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, गिव मी, इन दोनों का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, एनाफोरा हुआ, मतलब पुनरावृत्ति अलंकार हुआ। नेक्स्ट है रिपीटेशन। इसके सामने भी यही लिखा हुआ है, पुनरावृत्ति अलंकार। अब दोनों में क्या अंतर है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। चलो थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ज़रा, रिपीटेशन क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, रिपीट करना, किसी बात को दोहराना, पुनरावृत्ति करना। ए वर्ड और ए फ्रेज, एक शब्द या शब्दांश। फ्रेज क्या होता है, शब्दांश, शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। इज रिपीटेड, उसको रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है। ठीक है, टू और मोर टाइम, दो या दो से अधिक बार, इन ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में। जब किसी भी वर्ड को या किसी भी फ्रेज को रिपीट किया जाता है दो या दो से अधिक बार सेंटेंस के अंदर, तो उसमें होता है रिपीटेशन, मतलब पुनरावृत्ति अलंकार। अब यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए, होम स्वीट होम, दोनों में ही ये हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस के शुरू में किया गया है प्रयोग शब्द होम, और उसी को आगे दोहराया गया है होम से ही। तो होम स्वीट होम, तो इसलिए इस वर्ड का रिपीटेशन हुआ है, स्टार्टिंग में भी हुआ है और बाद में भी हुआ है। तो जब भी किसी भी वर्ड का या फ्रेज का सेंटेंस के स्टार्टिंग में और बाद में रिपीटेशन होता है सेम वर्ड का, तो वहाँ पर क्या होता है, रिपीटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, रिपीटेशन होता है। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक शब्द का 3 बार रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, शब्द का रिपीटेशन होता है 1 से अधिक बार, तो हम कहेंगे कौन सा अलंकार हुआ, ये हुआ रिपीटेशन, पुनरावृत्ति अलंकार। नेक्स्ट देखिए जरा। ठीक है, रिपीटेशन कैन अकर एनीवेयर इन ए सेंटेंस बट इन एनाफोरा। देखिए दोनों में अंतर है, रिपीटेशन कैन अकर एनीवेयर इन ए सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में कहीं पर भी रिपीटेशन हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। रिपीटेशन में क्या हो सकता है, जिस भी वर्ड को रिपीट किया जाता है वो वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है सेंटेंस। बट इन एनाफोरा, लेकिन एनाफोरा के अंदर रिपीटेशन विल अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस और ए फ्रेज। लेकिन एनाफोरा कब होगा, जब उस वर्ड का रिपीटेशन सेंटेंस के शुरू में हुआ हो। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। अगला है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मीनिंग होता है अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल कब होता है, ठीक है, हाइपरबोल कब होता है, इज यूज्ड फॉर एग्जेग्रेशन टू एम्फेसाइज। देखिए इसका प्रयोग कब किया जाता है, किसी चीज़ को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग करने के लिए। देखो इसके एक बार हिंदी को देखते हैं, अति। अति का मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता से अधिक होना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता से अधिकता को बताया जाता है, दर्शाया जाता है, उसमें होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, हाइपर माने ज़्यादा, तो हाइपरबोल इज यूज्ड फॉर एग्जेग्रेशन टू एम्फेसाइज, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, उसमें होता है अतिशयोक्ति अलंकार।
हाइपरबोल होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज रनिंग फास्टर, वह तेज दौड़ रहा। देन द विंड, हवा से भी तेज। देखो हवा से तेज तो नहीं दौड़ सकता कोई व्यक्ति, लेकिन उसको कैसा बताया है कि वह हवा से भी तेज दौड़ रहा है। इसीलिए तो क्या हुआ, बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। तो कौन सा अलंकार हुआ, हाइपरबोल। ठीक है, हाइपरबोल होगा। अब देखिए भाई, पन, पन का मतलब होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, अब पन कब होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, ए सिंगल वर्ड हैज मोर देन वन मीनिंग। जब भी कोई सिंगल वर्ड माने एक शब्द का हैज मोर देन वन मीनिंग, एक शब्द का एक से अधिक मीनिंग निकले, किस लिए निकाला जाता है, टू क्रिएट ह्यूमर, एक हास्य पैदा करने के लिए। जब एक शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ निकलता है उसमें होता है पन। एग्जाम्पल देखिए, व्हाइल प्लेइंग, खेलते इसमें, आई सा ए बैट, मैंने क्या देखा, एक बैट को देखा। अब जो बैट है उसके दो मीनिंग है, एक बैट माने तब बल्ला जो खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा बैट होता है चमगादड़। ठीक है, तो अब दो मीनिंग यहाँ पर एक शब्द लिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पन। क्योंकि कह रहा है ना, व्हाइल प्लेइंग आई सा ए बैट, खेलते इसमें मैंने क्या देखा, एक बैट को देखा। तो बैट का उसने यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया कि उसने बल्ला देखा या चमगादड़ देखा। ठीक है, तो यहाँ पर एक से इस शब्द के दो मीनिंग हैं उम्र पैदा करने के लिए। ठीक है, मजाक दिखाने के लिए। उसके बाद है एंटीथीसिस, विरोधाभास अलंकार। एंटी इसके नाम से ही क्लियर है, एंटी का मतलब होता है विपरीत। किसी चीज़ के विपरीत हम कोई बात बोलते हैं तो होता है एंटी, और एंटी का मतलब विरोध करना, है ना। तो एंटीथीसिस माने विरोधाभास अलंकार। इसके अंदर क्या होता है, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट, दो अलग अलग जो विचार होते हैं, आर पुट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ साथ रखे जाते हैं। विपरीत विचारों को एक दूसरे के साथ साथ रखा जाता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, हॉट एंड कोल्ड। यहाँ पर हॉट बोला है तो हॉट गर्म होता है, कोल्ड होता है ठंडा, तो विपरीत है ना एक दूसरे से बिल्कुल। बिटर एंड स्वीट, बिटर का मतलब होता है कड़वा और स्वीट का मतलब होता है मीठा। तो जब भी दो अपोजिट आइडियाज व्यक्त किए जाते हैं उसमें होता है एंटीथीसिस। तो ये थे हमारे मुख्य क्या, फिगर ऑफ स्पीच। अब हम पोएम के अनुसार देख लेते हैं कि पोएम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। पहली पोएम है आज के लिए, कौन सी है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसको जॉन किट्स ने लिखा है। अब ये आपके सामने ये पोएम की लाइनें हैं। ठीक है, अब या मैंने कुछ शब्दों को डार्क किया हुआ, जरा एक बार नज़र मारना उन शब्दों पर, डार्क क्यों किया गया, इसके पीछे भी कारण है। देखो ये लास्ट वर्ड है इसका, फॉर एवर, उसके बाद नेवर, उसके बाद कीप, इसके बाद स्लीप। पहले इन चार शब्दों को देख लेते हैं। देखिए ये होता है लास्ट वर्ड के, आप एक बार साउंड सुनना, फॉर एवर, और अगले की भी सुनना, नेवर। क्या आपको दोनों की जो साउंड है वो एक जैसी लग रही है, नहीं लग रही। फॉर एवर नेवर, एवर नेवर, बिल्कुल एक जैसी साउंड है। इसलिए इन दोनों के सामने क्या लिखा हुआ, ए और ए। अब तीसरी लाइन पर आते हैं, कीप और नेवर या फॉर एवर, इनमें से पहली दूसरी, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये हमारी तीसरी। क्या इस तीसरी लाइन के अंदर ये जो वर्ड है लास्ट वाला, इनमें से किसी के साथ मेल खाता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल मेल नहीं खाता। मेल नहीं खाता, अगर मेल खाता तो फिर दोबारा से हम ए लिख देते। अगर मेल ही नहीं खा रहा तो हमें अगला जो लेटर है वो लिखना पड़ेगा। तो एक के बाद तो क्या आता है, बी आता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब चौथी लाइन पर आते हैं, इसमें लिखा हुआ स्लीप। तो कीप स्लीप दोनों में क्या है, साउंड एक जैसी निकल रही है, तो इसको हमने दोनों को ही बी और बी दिया हुआ है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से हम लास्ट जो साउंड होती हैं उसको हम सुनते हैं और उसी अनुसार इनको हम क्रमबद्ध रखते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कम्बिनेशन देखा कि दो दो लाइनों का, कवि ने से दो दो लाइनों का कम्बिनेशन बनाया है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होती है, ठीक है, उसमें ये पूछा जाता है, देखो आगे मैं एक बार वो क्लियर कर दूंगा आगे। जैसे यहाँ पर सी हो गया, ऐसी वर्डों का पढ़ते जाना, ठीक है। ब्रीदिंग रीडिंग दोनों की साउंड मिल रही है।
उसके बाद है अर्थ, डर्थ, इनके साउंड मिले, इसके सामने डी लिखा। इसके बाद डेज, वेज, इसके सामने ई लिखा। ऑल, पॉल, इनके सामने लिखा एफ एफ। इसके बाद मून, बून, इनके साउंड मिले, इनके सामने लिखा जी। इसके बाद लिखा है डैफोडिल्स, रील्स, डील्स, रील्स मिला एच लिखा हुआ इनके सामने। के बाद मेक, ब्रेक, मेक, ब्रेक, इनके सामने एल लिखा हुआ है दोनों के सामने। के बाद ब्लूम्स, डूम्स, जे, जे लिखा हुआ है। डेड, रीड, डेड, रेड, डेड, रेड, दोनों के सामने के लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं ड्रिंक, ब्रिंक, ड्रिंक, ब्रिंक, तो एल लिखा हुआ है। तो ये हो गई हमारे भाई राइम स्कीम। यदि आपसे पूछे कि इस पोएम की, ठीक है, इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, तो ये हो गई राइम स्कीम। इतनी लंबी राइम स्कीम है, कवि ने कैसे लिखा हुआ है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। तो ये शब्द हो गए हमारे 12, ठीक है। 12 शब्दों से मतलब जोड़े बनाए हैं। वैसे तो टोटल लाइन होगी इसमें पोएम में 24 और 24 के दो मतलब का ऐसे जोड़ा बनाए हैं। तो राइम स्कीम आपने ध्यान रखनी है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी की जो है वो राइम स्कीम क्या है, ये, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन से स्टंजे में कौन से फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किए गए। तो पहला स्टंजा है, यहाँ देखिए जरा, A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we reading. तो यहाँ पर जो मैंने रेड किया हुआ ना, जो भी फ्रेज या जो भी वर्ड्स मैंने रेड किए हुए हैं, उनके अंदर है हमारे फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ज़रा देखिए। यहाँ पर बावर और क्वाइट, स्वीट और ड्रीम, इन दोनों को कैसे बताया है। स्वीट, देखो बावर का मीनिंग होता है उपवन, उपवन का मीनिंग होता है बगीचा, ठीक है। वो कैसा है बगीचा, क्वाइट है, उसको शांत बताया है। और ड्रीम्स को कैसा बताया, स्वीट बताया है, ठीक है। क्वाइट, बावर कैसा है, क्वाइट है, और ड्रीम्स कैसे हैं, स्वीट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, मेटाफर हुआ, ठीक है। क्या हुआ, मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है, ए कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। यहाँ पर बिना एज और लाइक शब्द लगाए क्या किया गया है, उनको एक मेटाफर किया गया, मतलब उसको एक रूपक दिया गया है, ठीक है। तो कंपैरिजन किया गया, किसको कैसे किया गया देखिए जरा एक बार फिर से। बावर को बोला है क्वाइट और ड्रीम्स को बोला है स्वीट, ठीक है। तो इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, मेटाफर हुआ। अब देख लेते हैं सेकंड स्टंजा में। सेकंड स्टंजा में जो लाइन है, बैंड टू बाइंड और नोबल नेचर, इन दोनों में क्या है, कौन सा अलंकार। आप अभी तक तो जान गए होंगे कि दोनों में कौन सा अलंकार है। जरा देखना शब्दों को बोलकर, बे और बे दोनों में ही बे साउंड का रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद नोबल नेचर में ने साउंड का रिपीटेशन हुआ है, ने। जब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, बे और ने दोनों ही कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन ए फ्रेज, जब किसी भी फ्रेज के अंदर, शब्दांश के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, उसमें होता है एलिट्रेशन, मतलब अनुप्रास अलंकार। तो आप इनको कॉपी में नोट कर लें कि इस स्टंजे में कौन कौन से वर्डों में या कौन कौन से लाइनों में फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया, ठीक है। उसके बाद स्टंजा नंबर 3, यहाँ पर आपके सामने हैं लाइनें, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बून, ठीक है। और जो रेड किए उसको देख लेते हैं, बाकी तो पूरा स्टंजा ही है। ओल्ड एंड यंग, कूलिंग कवर्ट, इन दोनों में कौन सा अलंकार है। देखिए ओल्ड एंड यंग का मतलब होता है, ओल्ड माने बूढ़ा और यंग माने होता है जवान। तो क्या ये एक दूसरे के बराबर है या एंटी हैं।
आप कहेंगे जी ये तो बिल्कुल विपरीत हैं दोनों बातें। तो जब भी दो शब्दों को, एंटी वर्ड्स को, विपरीत शब्दों को एक दूसरे के साथ रखा जाता है, पैरेलल रखा जाता है, उसमें कौन सा अलंकार होता है? एंटीथीसिस होता है, मतलब विरोधाभास होता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक ये क्या है, इसकी डेफिनेशन भी साथ साथ दी हुई है ताकि आपको याद हो जाए। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, सुनेंगे तो याद हो जाएगी, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। टू अपोजिट आइडियाज आर पुट पैरेलल टू ईच अदर, दो अलग अलग विचारों को, अपोजिट विचारों को बराबर रखा जाता है तो उसमें होता है एंटीथीसिस। ठीक है, अब पुल्लिंग कवर्ट में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पर कै साउंड का रिपीटेशन हुआ है, पुल्लिंग में कै आया है और कवर्ट में भी कै, और दोनों ही साउंड में क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। ये दोनों ही शब्दों में कैसी साउंड निकल रही है? कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड है तो कौन सा अलंकार हुआ? एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन ए फ्रेज। ठीक है, ये सारी बातें फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताई गई थी कि एलिट्रेशन क्या होता है, एंटीथीसिस क्या होता है। ठीक है, सारे के सारे जो अलंकार हैं जो आपकी क्लास के लिए ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। इसकी एक बार देख लेते हैं कि कौन सी राइम स्कीम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने इसे अभी आपको बताया था पहले वाले पोएम के अंदर, इससे पहले वाले में, तो हम लास्ट वाले वर्ड को देखेंगे किस किस की साउंड मिलती है आपस में। स्क्रीन, ग्रीन, इन दोनों की साउंड आपस में मेल खा रही है, तो दोनों के सामने क्या लिखा है? ए ए। तीसरी साउंड क्या इसके साथ मेल खा रही? पहली या दूसरी के साथ मेल खा रही है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल मेल नहीं खा रही। तो अगला वर्ड लिखेंगे, अगला लेटर क्या लिखेंगे हम? बी। तो ट्री हमने लिखा इसके सामने बी। अब स्टेंटी, ठीक है, सर्टेनिटी, ट्री, टेंटी, इन दोनों की साउंड आपस में मिल रही है तो दोनों के सामने लिखा गया बी। ऐसे ही बाकी लाइनें हैं। वुल, पुल, ठीक है, बैंड, हैंड, लाई, बाई, मेड, अनफ्रेड, मेड, फेड, फेड। ठीक है, तो यहाँ पर राइम स्कीम क्या निकली इस पोएम की? ए बी, ए बी। अब जरा देखना, एक बात को समझना, कभी उसकी तरह पहले वाली पोएम की तरह आप ए बी बी, सी सी, डी डी, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि साउंड आपने देखनी है कि दो दो की जो साउंड है वो सेम फिर से रिपीट की गई, वैसे ही साउंड दोबारा से रिपीट की गई है। तो यहाँ पर राइम स्कीम होगी ए बी बी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है इस पोएम के अंदर। ठीक है, तो रेड किए हुए शब्द को देखेंगे पहले हम। ब्राइट, टोपाज, डेनिजेंस। अब ब्राइट, टोपाज, डेनिजेंस किसको बोला है? टाइगर्स को बोला है, जो चीते हैं ना। ठीक है, वो कैसे दिखाए गए हैं? टोपाज के जैसे बताए, चमकीले टोपाज के जैसे। टोपाज का मतलब होता है पुखराज, एक बहुत ही महंगा पत्थर होता है, उसको कैसा बोला है? ब्राइट टोपाज। तो ये ब्राइट टोपाज किसको बोला है? टाइगर्स को बोला है। ठीक है, ठीक है, टाइगर्स को बोला है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? टाइगर्स किसके समान बताए हैं? ब्राइट टोपाज के समान बताए, लेकिन बिना एज और लाइक के। यदि इनके साथ यहाँ पर लाइक कह देता ना, टाइगर्स आर लाइक, ठीक है, ब्राइट टोपाज, तो फिर हो जाता है सिमली। लेकिन यहाँ पर तो ना तो लाइक है शब्द, ना ही होया है एज। इन दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन कंपैरिजन किया गया है। तो जब कंपैरिजन किया जाता है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बिना लाइक और एज के, उसमें होता है मेटाफर, रूपक अलंकार। ठीक है, उसके बाद अगले वर्ड देखिए। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे कौन है यहाँ पर? टाइगर से। ठीक है, चीते नहीं डरते हैं उन आदमियों से जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। दे पेस इन स्लीक सिवरलिक सर्टेनिटी। वे बड़ी ही शानदार तरीके से, मतलब पेस का नहीं होता, चहलकदमी करना, चलना। तो यहाँ पर दे जो वर्ड है उसका रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, जब भी किसी पोएम के स्टार्टिंग लाइन के अंदर वर्ड का रिपीटेशन होता है उसमें होता है एनाफोरा, मतलब पुनरावृत्ति अलंकार। ठीक है, रिपीटेशन ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ ए पोएम। पोएम की प्रत्येक लाइन के शुरू में शब्दों का जो रिपीटेशन होता है उसमें एनाफोरा होता है, पुनरावृत्ति अलंकार होता है। स्टेंजा नंबर 2, यहाँ पर भी जो मेन जो वर्ड है मैंने उसको कलर किया हुआ है। कलर किया हुआ तो इसमें रेड और ग्रीन
शब्द हैं, कौन कौन से इसमें अलंकार है देखिए। फिंगर्स फ्लैटरिंग, ठीक है। मेसिव वेट, वेडिंग बैंड, सीट्स। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा अलंकार है। फिंगर्स फ्लैटरिंग, अब ज़रा बोल के देख लें शब्दों को। फे साउंड आई फिंगर में, फ्लैटरिंग में फिर से फे साउंड आई, इसका मतलब ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और जब भी किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन ए फ्रेज, तो उसमें होता है एलिट्रेशन, मतलब अनुप्रास अलंकार। अगला वर्ड है, अगले फ्रेज हमारे पास मैसिव वेट। मैसिव का मीनिंग होता है भारी, बहुत भारी वजन, ठीक है। जो आंट जेनिफर ने जो पहना हुआ है ना, वेडिंग बैंड जो पहना हुआ है, शादी का जो उपहार पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको भारी बताया है। देखो शादी के इसमें जो उपहार दिया जाता है वो बहुत मतलब पहने जाने वाला जो आभूषण है, चाहे वो कड़ा है, चाहे वह कोई भी पहने जाने वाला आभूषण है, वो इतना भारी नहीं होता है कि आदमी उसके मतलब वो कई किलो का तो कम से कम होता नहीं। भारी हो सकता है कि कुछ तोड़े का हो, लेकिन वो किलो का तो नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कवि ने क्या बोला, इसको मैसिव वेट बोला है, तो बात को, उस वजन को कहीं अधिक ज़्यादा दिखाने के लिए शब्द प्रयोग किया गया ना, ठीक है। तो जब भी आवश्यकता से अधिक किसी चीज़ की बड़ाई की जाती है या अति की जाती है, बताया जाता है उसके बारे में, तो उसमें होता है हाइपरबोल, इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट, वेडिंग बैंड सीट्स। अब बताइए ज़रा, वेडिंग बैंड जो है, शादी का जो उपहार है, जो भी उसने शादी के इसमें आंट जेनिफर को मिला हुआ है, वो सीट्स का मीनिंग होता है बैठना। क्या आंट जेनिफर के हाथों में वो जो शादी का उपहार है वो बैठा हुआ है? देखो बैठना जो काम होता है एक लिविंग बीइंग का होता है, ठीक है, मनुष्य का होता है, ठीक है। तो किसी भी निर्जीव चीज़ की तुलना जब सजीव के साथ की जाती है, खास तौर पर किसी मानव के साथ की जाती है, तो उस समय क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो वेडिंग बैंड तो कैसा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर बैठने का जो मानवीकरण किया गया है उसमें क्या दिखाया है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिखाई है। तो इसलिए यहाँ पर वेडिंग बैंड सीट्स में इस वर्ड में क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेंजा के। तो यहाँ पर भी वर्ड हैं दो, कौन कौन से, एक तो रिंग्ड और प्रेंसिंग प्राउड। रिंग का मीनिंग होता है, दो मीनिंग होते हैं रिंग एक तो होता है अंगूठी, ठीक है, ऐसे कोई भी अंगूठी, और दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को घेर लेना। जैसे यहाँ पर कुछ बैठे हुए व्यक्ति हों या कोई भी चीज़ रखी उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिंग्ड, घेरे हुए होना, ठीक है। तो रिंग जो वर्ड है इसके दो मीनिंग हैं। रिंग के क्या शब्द होते हैं, क्या होते हैं, दो अर्थ होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग क्या है, रिंग का मीनिंग होता है सराउंडेड, घिरे हुए होना, किसी चीज़ से घिरे हुए होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सराउंडेड, ठीक है। और दूसरा वर्ड है रिंग का दूसरा मीनिंग है अंगूठी, वियरिंग ए रिंग, ठीक है। तो रिंग के दो मीनिंग हो गए ना, पहला मीनिंग तो सराउंडेड और दूसरा मीनिंग हो गया रिंग, अंगूठी। तो जब एक ही वर्ड के एक से अधिक मीनिंग निकलते हैं तो उस समय होता है पन का मतलब श्लेष अलंकार। ए सिंगल वर्ड हैज मोर देन वन मीनिंग। पन क्या होता है, एक शब्द होता है उसके एक से अधिक मीनिंग होते हैं, किस लिए, हुमर पैदा करने के लिए, ठीक है, हास्य पैदा करने के लिए। तो इसमें क्या है, वियरिंग ए रिंग, अंगूठी पहनना, उसके बाद रिंग के दूसरा मीनिंग क्या है, सराउंडेड, घिरे हुए होना, ठीक है। तो रिंग के दो मीनिंग है, एक घिरे हुए होना, दूसरा है अंगूठी। तो इन दोनों वर्डों के एक शब्द के दो अर्थ निकलने पर यहाँ पर पन है। अगला हमारा अलंकार में कौन कौन से शब्द हैं देखिए जरा। प्रेंसिंग प्राउड। अब हम प्रेंसिंग को बोले तो पे साउंड निकलती है और प्राउड को बोले तो फिर भी पे साउंड निकलती है। तो दोनों ही वर्डों में कैसी साउंड निकली है, ये कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है उसमें होता है एलिट्रेशन, मतलब अनुप्रास अलंकार। इस पोएम के अंदर बहुत ज़्यादा एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
अब अगली लाइन में देख लेते हैं, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। देखिए आंट जेनिफर ने जो भी चीते बनाए ना पैनल के ऊपर, ठीक है, मेड माने बनाए, जो भी बनाए है उसने, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वे तो उछल कूद करते रहेंगे, प्रेंसिंग माने जंपिंग करना, वे उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड बड़े गर्व के साथ, अनअफ्रेड बिना डरे हुए। तो जैसे हम इन लाइनों को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक चित्र बनता है। किसका चित्र बनता है? टाइगर्स का छलांग लगाते हुए दिखना, ठीक है, टाइगर को ऐसे उछलते हुए सा मतलब चित्र मन में बनता है। तो जब भी किसी लाइन को पढ़कर, किसी भी फ्रेज को पढ़कर हमारे मन में एक चित्र बन जाए तो उसमें होता है इमेजिनरी, ठीक है। तो ये थे हमारे इन दो पोएमों की फिगर ऑफ स्पीच और दूसरे हमने की थी राइम स्कीम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। डाउट रहता है तो आप पहला काम तो ये करें कि वीडियो को एक बार फिर से देखें, ठीक है, और फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एक पोएम और रहती है आपकी क्लास की, तो उसको भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक आप इनको अच्छे से करें, क्योंकि ये कम से कम आपके लिए, देखिए कितने नंबर का काम हो गया। पहला काम था आपको पोएम का नाम, पोएट का नाम, दूसरी बात क्या है, एक चीज़ सीख लिया हमने, पोएम का नाम सीख लिया, पोएट का नाम सीख लिया, दूसरी बात सीख ली हमने कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तीसरी बात हमने सीख ली कि इसके अंदर क्या राइम स्कीम है। तो कम से कम अगर हम इनमें देखें तो प्रत्येक का एक एक अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके 3 नंबर का काम जो है वो एक साथ आप कर रहे हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से देखना, समझना, लिखना ज़रूर। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।